दोनों आईने से ही एक दूसरे को देख रहे थे। नंदिनी ने नाराज होते हुए कहा, आप मुझे जाने से क्यों रोक रहे हैं? अपने हाथों को अपने पेंट के पॉकेट में डालते हुए अपने चेहरे को ऊपर करके रौब लाते हुए कार्तिक कहता है, मेरी बीवी बनने का शौक था ना तुम्हें, तो अच्छी बीवियाँ पति के पूछे बगैर कहीं नहीं जाती, इतना तो जानती होगी। कहते हुए कार्तिक पलटता है और नंदिनी की तरफ घूमकर खड़ा हो जाता है। पर पग फेर की रस्म तो हर लड़की के साथ होता है ना, नंदिनी ने बेहद मासूमियत के साथ कहा। कार्तिक को उसकी बात को सुनकर यकीन नहीं हुआ कि जो लड़की आपसे 1 घंटे पहले तक आपकी बैंड बजाने पर तुली थी, वह इतने भोलेपन से यहाँ खड़ी है। तो क्या मुझे नहीं पता होना चाहिए इस बारे में? कार्तिक एकदम और करीब आया। नंदिनी एकदम पीछे लेती हैं और कहती है, ठीक है, मैं आपसे परमिशन मांगती हूँ, क्या मैं जाऊँ? कार्तिक कुछ नहीं कहता। नंदिनी झट से 2 कदम आगे आई और कार्तिक के आगे खड़े होकर बोली, हाँ कह दीजिए ना, यह तुम ही हो ना जो 1 घंटे पहले तक मुझे मेरे कमरे से बाहर निकाल रही थी, मुझे बच्चों की परवरिश के बारे में बता रही थी यहाँ पर। कहते हुए उसने अपने नाक की तरफ इशारा किया, तुम्हारी वजह से चोट लगी है मुझे। नंदिनी अपने हाथ को ऊपर किया और कार्तिक के नाक को सहलाते हुए बोली, आई एम सॉरी, मैं आपको मारना थोड़ी ना चाहती थी, पता नहीं कैसे लग गया आपको, मुझे तो पता भी नहीं चला। कार्तिक के चेहरे पर इस वक्त एक शैतानी हंसी थी, जो शायद कुछ प्लान करके आया था और उसे मानो जैसे पूरा होते हुए देखकर खुश हो रहा था। तुम कैसे समझोगी, चोट तो मुझे लगी थी ना, कार्तिक ने नाराजगी जताते हुए कहा। आई एम सॉरी, नंदिनी बोली। अब भी वो उसके नाक को अपने अंगूठे से सहलाए जा रही थी। कार्तिक अपने दोनों हाथ को पॉकेट से निकालता है और नंदिनी के कमर से पकड़ उसे अपने करीब खींचता है। नंदिनी एक हाथ कार्तिक के सीने और दूसरा हाथ कार्तिक के नाक पर था। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। नंदिनी ने कार्तिक से दूर जाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। 1 घंटे पहले कुछ ज़्यादा ही बोल रही थी तुम, कार्तिक ने शिकायत लहजे से कहा। आपने भी तो कितनी बदतमीजी से बात की मुझसे। नंदिनी ने उसकी शिकायत का प्यार से जवाब दिया। अच्छा, और ऐसा क्या कह दिया मैंने? कहते हुए कार्तिक ने नंदिनी की आंखों में बारी बारी से देखता है। नंदिनी के चेहरे पर फिर से एक भोलापन आया और वह बोली, आप कैसे कह सकते हो कि मैं आपकी कोई नहीं? आप कैसे कह सकते हो कि मैं उन बच्चों की कोई नहीं? आपने कहा कि मैं कोई नहीं लगती उनकी और आपकी, पर ऐसा तो नहीं है, मैंने गलत नहीं कहा था। मैं नहीं मानता तुमको अपनी पत्नी। कार्तिक बोल तो रहा था, पर उसे पत्नी वाला पूरा हक चाहिए था नंदिनी पर। नंदिनी के हाथ जो इस वक्त कार्तिक के नाक पर थे, वह उसे नीचे करती हैं और कार्तिक की पीठ पर रखते हुए कहती है, आप नहीं मानोगे तो सच झूठ में नहीं बदल जाएगा। अग्नि को साक्षी मानकर हम दोनों की शादी हुई है, आपने यहाँ पर। कहते हुए उसने अपने मांग में इशारा किया। यहाँ पर सिंदूर भरा है। उसने अपने गले से मंगलसूत्र को हाथ में लेते हुए बोली, यह पहनाया है और आप कहते हैं कि आप नहीं मानते इस रिश्ते को, ज़बरदस्ती थी। तुम भी जानती हो कि किन परिस्थितियों में शादी हुई है हमारी। कार्तिक भले ही उसे कठोर शब्दों में बात कर रहा था, पर अब भी उसने नंदिनी को अपने सीने से लगा रखा था। पहले दिन से ही नंदिनी का उसके करीब रहना उसे सुकून देता था, पर वह अपने घमंड में इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहता था कि नंदिनी इसे अच्छी लगने लगी थी और उसके व्यवहार में बदलाव सिर्फ उस तस्वीर में नंदिनी को किसी के साथ देखकर जलन के मारे आई थी। आप मानो ना मानो, मैं मानती हूँ और हमेशा मानते रहूँगी। आप मेरे हो और मैं आपकी। मेरे भैया की मंगनी है, तो मेरे पति परमेश्वर, क्या आप मुझे मेरे मायके जाने की इजाज़त देंगे? कहते हुए नंदिनी ने पप्पी फेस बनाकर कार्तिक की ओर देखा। कार्तिक के दिमाग में इस वक्त नंदिनी का डायलॉग गूंज रहा था, मेरे पति परमेश्वर, क्या आप मुझे इजाज़त देंगे? मेरे पति परमेश्वर, क्या आप मुझे इजाज़त देंगे? मेरे पति परमेश्वर, क्या आप मुझे इजाज़त देंगे? वह खुद में बड़बड़ाया, पति परमेश्वर, क्या कहा तुमने? कार्तिक नंदिनी को और ज़्यादा अपने करीब लाते हुए कहता है, आपने कहा ना कि मैं आपकी इजाज़त के बगैर कुछ नहीं करूँगी। तो मर्जी तो हमेशा भगवान की चलती है ना, और पति भी तो परमेश्वर होता है।
नंदिनी ने भी मस्का मारने के लिए खूब प्यार से कहा। कार्तिक खुश हो गया और नंदिनी को थोड़ा सा ऊपर उठाकर अपने करीब लाते हुए बोला, इसी तरह हर काम करने से पहले मुझसे पूछ लिया करो, तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा। नंदिनी को खुद कार्तिक पसंद आने लगा था। वो तो पहली नज़र में ही कार्तिक की हो गई थी और अब कार्तिक को कैसे हैंडल करना है वह भी अच्छी तरह से समझ चुकी थी। वह प्यार से बोली, तो परमेश्वर जी मैं जाऊं? कार्तिक ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई। नंदिनी खुश होकर कार्तिक के गाल पर किस करते हुए बोली, थैंक यू। नंदिनी ने अपने आप को ज़मीन पर उतारना चाहा क्योंकि उसके पैर इस वक्त ज़मीन से कुछ इंच ऊपर उठे हुए थे, लेकिन कार्तिक अब उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। सोच लो, अगर तुम चली गई तो मैं फिर इस कमरे में आ जाऊंगा। कार्तिक नंदिनी का और अटेंशन चाहता था। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इस कमरे में रह लेना, मैं दूसरे कमरे में रह लूँगी। कार्तिक के चेहरे पर अब जो मुस्कुराहट थी, नंदिनी की आवाज़ सुनते ही वह किसी दूसरे कमरे में रहेगी गायब हो गई। तुम नहीं जा रही हो अपने मायके, चुपचाप से इस घर में पड़ी रहो, कहकर उसे छोड़ता है। नंदिनी की पैर जमीन पर पड़े और वह झट से खड़ी होते हुए बोली, अभी आपने तो हाँ कहा था और अभी ना कह रहा हूँ। कार्तिक बोला और जाकर बेड पर बैठ गया। नंदिनी ने अपने बातों को फिर से एक बार अपने मन में रिपीट किया और फिर अपने सर पर मारते हुए बोली, फिर गलती हो गई। वह झट से बेड पर गई और कार्तिक के बगल में बैठते हुए बोली, परमेश्वर हाँ कह दीजिए ना। कार्तिक का कोई जवाब नहीं आया। मैं आपके साथ इसी कमरे में रहूँगी क्योंकि मुझे पता है हस्बैंड वाइफ कमरे में रहते हैं, एक बेड पर सोते हैं। और कार्तिक उसकी कुर्ती को पकड़कर खींचते हुए अपने ऊपर कर लेता है और कहता है, और क्या, और एक दूसरे के बात मानते हैं। नंदिनी अपनी आंखों को टिमटिमाते हुए बोली, मैं आपके साथ इसी कमरे में रहूँगी क्योंकि मुझे पता है हस्बैंड वाइफ के कमरे में रहते हैं, एक बेड पर सोते हैं। और कार्तिक उसकी कुर्ती को पकड़कर खींचते हुए अपने ऊपर कर लेता है और कहता है, और क्या, और एक दूसरे की बात मानते हैं। नंदिनी अपने आंखों को टिमटिमाते हुए बोली, तुम्हारे भाई की मंगनी कब है? 2 दिन बाद। नंदिनी ने झट से कहा, मंगनी से तुम सीधे यहाँ आओगी, पर पापा के पास? उसकी बात खत्म हो उससे पहले ही कार्तिक बोला, तुम जाना चाहती हो या नहीं जाना चाहती? जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही करेंगे पति परमेश्वर जी। नंदिनी अब कार्तिक से पंगा नहीं लेना चाहती थी। उसे खुशी खुशी अपने मायके जाना था। वो नहीं चाहती थी तो यहाँ से अपने पापा के पास जाएं और कार्तिक गुस्से में यहाँ पर और फिर वो वहाँ पर उसके पापा को कुछ उल्टा पुल्टा कह दे। अच्छा सो जाओ। नंदिनी के सर को अपने सीने पर रखते हुए कार्तिक बोला, नींद नहीं आएगी ना? नंदिनी अपने होठों को पॉट बनाते हुए कहती है, क्यों? कार्तिक ने उसे छोड़ते हुए कहा, भूख लगी है, खाया नहीं मैंने। आप खाना छोड़कर आ गए हैं, मैं भी पीछे पीछे आ गई। कार्तिक दूसरी तरफ करवट लेकर सोते हुए बोला, ठीक है जाकर खा लो, फिर आकर सो जाना। आप नहीं खाएंगे? नहीं, कार्तिक ने झुंझलाते शब्दों में कहा। रहने दीजिए फिर, मैं भी नहीं खाती। क्यों, तुम्हें भूख लगी है ना? आप ही ने कहा ना आप मेरे परमेश्वर हैं और परमेश्वर भूखा हो तो मैं कैसे खा सकती हूँ। नंदिनी जितनी बार कार्तिक को परमेश्वर कहती, पता नहीं क्यों कार्तिक को बेइंतहा खुशी होती और उसे सच में लगने लगा कि वह नंदिनी का पति परमेश्वर है। कार्तिक बेड से उठते हुए बोला, चलो खाना खाओ, मेरा भी खाना निकालना, मैं हाथ धोकर आता हूँ। कार्तिक को खुद बहुत तेज भूख लगी थी। गुस्से में उसने दोपहर में भी खाना नहीं खाया था और अभी भी और खाना छोड़कर आ गया था। नंदिनी वहीं बैठी थी जब कार्तिक बाहर आया। तुम खाना क्यों नहीं खाने गई? कार्तिक टॉवल से हाथ पोंछते हुए बोला। आपके साथ जाऊंगी, कहकर नंदिनी खड़ी हुई। कार्तिक नंदिनी से दरवाजे की ओर चलने के लिए कहता है। नंदिनी उठकर कमरे से बाहर निकले। कार्तिक भी उसके पीछे पीछे ही था। घर वाले आधा खाना खा चुके थे। उनके लिए तो इस तरह कार्तिक का खाने की टेबल छोड़कर जाना एक आम बात थी। शुरू शुरू में तो वह सब भी इस बात को लेकर परेशान हो जाया करते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें कार्तिक के इस व्यवहार की आदत हो गई थी। नंदिनी आगे आई और कार्तिक के लिए एक नया प्लेट निकाला और उसमें खाना निकालने लगी। कार्तिक अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। पूरे घर वाले अब खाना छोड़कर कार्तिक को देख रहे थे।
यह लड़का आज तक कभी खाने की टेबल को छोड़कर जाने के बाद दोबारा किसी के भी कहने पर वापस आकर अपनी कुर्सी पर नहीं बैठा था, और आज खाना छोड़कर जाने के बाद और फिर से अपनी कुर्सी पर आकर बैठ चुका है। नंदिनी ने खाना सर्व किया तो कार्तिक ने नंदिनी की तरफ देखते हुए कहा, बैठ जाओ। नंदिनी भी आज्ञाकारी पत्नी की तरह तुरंत बैठ गई और अपने लिए प्लेट में निकालकर उसमें खाना खाने लगी। कार्तिक ने एक नज़र अपने घर वालों को देखा। उसने शुरू अपने मम्मी पापा से होते हुए अपनी नज़र को रिंकी, अरविंद, प्रीति, सत्यम जी और फिर दादा दादी तक लाकर उसकी नज़र खत्म हुई। सभी उसे ही देख रहे थे। क्या हुआ है? क्या मैं आप लोगों को कोई जोकर नज़र आ रहा हूँ या मेरे सर पर सिंह उग आया है? सभी का ध्यान अचानक से कार्तिक की बात पर टूटा और सब एक साथ 3-4 बार अपनी गर्दन नामे हिला देते हैं। तो आप लोग भी खाइए, मुझे भी खाने दीजिए, कार्तिक बोला। प्रीति को हंसी आ गई। वहीं कार्तिक, जिसने अभी अपना निवाला मुंह में लिया ही नहीं था, प्रीति की तरफ देखते हुए बोला, बतीसी अपने रूम में जाकर दिखाना, यहाँ खाना खाओ। दादाजी गुस्से से बोले, कार्तिक भाभी है तुम्हारी, वह इस घर की बहू होंगी सबके लिए, मेरे लिए दोस्त हैं, मैं पहले भी कह चुका हूँ, और मेरे और प्रीति के बीच कोई नहीं बोलेगा। प्रीति भी आंखों से दादाजी की तरफ रिक्वेस्ट करती हैं। प्रीति और कार्तिक के बीच में एक अजीब सी बॉन्डिंग थी जो प्रीति के भाभी बनने के बाद भी कम नहीं हुई थी। शायद अब तक एक प्रीति ही थी जिस पर कार्तिक न सिर्फ अपना गुस्सा उतारने के बाद वापस बिना किसी शर्म और झिझक के उसके पास जाता भी था, बल्कि उसकी 2 बातों को सुनने के बाद भी कभी उसे नाराज़ नहीं हुआ। प्रीति अगर उसे डांट भी देती थी तो उस डांट को अपने दिल पर ना ले कार्तिक दोबारा उसके पास जाता था, और सत्यम प्रीति और कार्तिक के रिश्ते को समझता था। दोनों क्लास 1 से एक साथ थे, यहाँ तक कि प्रीति सत्यम की ज़िंदगी में भी कार्तिक की वजह से आई थी, इसलिए वह भी कभी इन दोनों के बीच नहीं बोलते थे। प्रीति ने इस घर में आने के बाद अपने और कार्तिक के रिश्ते को देवर भाभी के बंधन में बांधने की कोशिश की थी, जिन्हें उन दोनों में थोड़ी सी दूरी भी आई। सत्यम को हमेशा ही इन दोनों की बॉन्डिंग अच्छी लगती थी। एक पॉजिटिव सा माहौल होता था इन दोनों के बीच में, जहाँ कोई किसी की बात का बुरा नहीं मानता था। कार्तिक अपना खाना खत्म करने के बाद घर वालों की ओर देखते हुए बोला, 2 दिन के लिए नंदिनी अपने मायके जा रही हैं, बाद में उसे खुद ले आऊँगा, कहकर अपने कमरे की ओर चला गया। नंदिनी प्रीति और रिंकी के साथ मिलकर नौकरों को आवाज़ देती हैं और टेबल ठीक करवाती हैं। रिंकी नंदिनी के पास खड़ी होते हुए बोली, आपने क्या किया? यह कार्तिक भैया वापस खाना खाने कैसे आ गए? नंदिनी अपने सूट को कॉलर, जो कि थी ही नहीं, उसे पकड़कर खींचते हुए कहती है, बस समझ लीजिए कि कोई जादू हो गया, ये नंदिनी का कमाल है। प्रीति उसके बात में मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा लगा मुझे कि तुम कम से कम समझने की कोशिश कर रही हो कार्तिक को, और यकीन मानो जितना उसे समझोगे तुम्हें समझ में आएगा। वो दुनिया की नज़रों में जैसा भी दिखता है ऐसा है नहीं, उसने अपने आसपास एक अलग दुनिया बना रखी है और किसी को उसके बीच में आने नहीं देता। मैं समझ रही हूँ प्रीति दीदी, आपसे कुछ पूछूँ? हाँ पूछ लो, अभी हम सब फुर्सत में हैं। प्रीति ने महारानी की तरह एक्टिंग करके कहा, ठीक है फिर तो एक कॉफ़ी लेते हैं और चलिए बाहर बैठते हैं। नंदिनी ने कहा, अक्सर पूरा परिवार खाना खाने के बाद जहाँ कार्तिक के पापा, दादाजी, दादी माँ सभी गार्डन एरिया में टहला करते थे, जबकि बाकी लोग वही आपस में बैठकर एक दूसरे से बातें करते थे। वहीं साइड के एक कॉच पर जाकर बैठते हुए नंदिनी ने पूछा, सत्यम भैया के साथ आपकी लव मैरिज है? प्रीति शर्मा गई। रिंकी झट से बोली, तुम्हें आज पता चला? इस घर में इकलौती लव मैरिज इन दोनों की ही है, मेरी भी तो अरेंज मैरिज हुई है। वाह प्रीति दीदी, तो मुझे अपनी लव स्टोरी बताइए, क्योंकि जहाँ तक मैं देख रही हूँ कार्तिक जी तो ज़रूर विलन बने होंगे इसमें। नंदिनी की बात सुनकर प्रीति हंसी बगैर नहीं रह पाई। प्रीति हंसते हुए एक नज़र अपने से थोड़ी दूर पड़े कार्तिक और सत्यम की ओर देखती हैं, जो कि खाना खाने के बाद अपने घर के कपड़ों में अपने अपने मोबाइल को स्क्रॉल करते हुए बैठे थे। बना तो था तुम्हारा पति विलन, लेकिन मैंने कहा ना वह इतना भी बुरा नहीं है।
प्रीति ने कार्तिक को देखते हुए कहा। चले फिर तो अपनी लव स्टोरी बताइए मुझे भी। रिंकी झट से प्रीति के हाथ पकड़ते हुए बोली। हाँ प्रीति भाभी, आपने मुझे कभी नहीं बताया। ठीक है, कहाँ से शुरू करूँ बताओ। मैं अपने बचपन से या तुम्हारे पति के बचपन से, कहते हुए प्रीति ने नंदिनी के नाक को खींचा। मतलब बचपन के दोस्त हो? प्रीति हाँ में अपना सर हिलाते हुए बोली। क्लास 1 से हम साथ में हैं। मेरी और कार्तिक की पहली मुलाकात स्कूल में हुई थी। कुछ दिनों के साथ रहने के बाद हम दोस्त बन गए और यह दोस्ती 10th तक चलती रही। बहुत अच्छी चली। उसके बाद कार्तिक धीरे धीरे बदलने लगा। उसका नेचर वक्त के साथ कठोर होता गया। आज तुम जिस कार्तिक को देख रही हो 10वीं और 12वीं का कार्तिक ऐसा बिल्कुल नहीं था। वह तो बहुत फन लविंग, हंसी मजाक, डांस, म्यूजिक, यह सबसे बहुत पसंद था। 12th में आने के बाद मेरा इंटरेस्ट कॉमर्स से बिल्कुल नहीं था, पर क्योंकि कार्तिक कॉमर्स लेना चाहता था उसने ज़बरदस्ती मुझे भी कॉमर्स में घसीट लिया। और एक यह इकोनॉमिक तो मेरे पल्ले नहीं पड़ता था। कार्तिक को तो सत्यम जी पढ़ाया करते थे और तुम्हारे पति इतना बदमाश था कि कभी सही आंसर नहीं बताता। मुझे हमेशा गलत बताता था और सर से डांट खिलवाता था। नंदिनी और रिंकी प्रीति के चेहरे को देख रही थी, जो अब कॉलेज के दिनों में खोने लगी। फ्लैशबैक, कहानी अतीत में। कार्तिक, तूने फिर से मुझे रॉन्ग आंसर बताए। प्रीति ने कार्तिक के सर पर ताली मारी। तो क्या हुआ, कौन सा सही बता देता तो अव्वल हो जाती। कहते हुए कार्तिक ने साल की प्रीति के कंधे पर हाथ रखा और उसे अपने साथ कैंटीन लेकर आया। अब मैं तुमसे नहीं पढ़ती, जो हमेशा रॉन्ग आंसर बताता है और सर से डांट सुनाता है और फिर यहाँ कैंटीन में आकर समोसे मुंह में ठूंस कर मुंह बंद करवा देता है। तो तू क्या क्लासेस जाएगी? क्यों, मैं तेरे सत्यम भैया से पढ़ने नहीं आ सकती? सत्यम भैया तुझे पढ़ाएंगे? तुझे लगता है वो लड़कियों को अपने आसपास भी नहीं भटकने देते? मुझे भटकने देते हैं। जब भी मैं तेरे घर आती हूँ मुझसे बात करते हैं। वह समोसे खाते हुए प्लान करने लगी और कैसे सत्यम से कहेंगी कि उसे इकोनॉमिक्स पढ़ा दे। अगले दिन कार्तिक कॉलेज जाने के आधे घंटे पहले प्रीति उसके घर आ गई। प्रीति को घर में हर कोई जानता था और उसे पसंद भी किया जाता था। प्रीति बगल में ही रहती थी और बचपन से कार्तिक के पास रहने के कारण वह लगभग से हर दूसरे दिन इस घर में आया जाया करती थी। प्रीति, जरा एक कप चाय भिजवा देना, सत्यम बोलकर अपने सोफे पर बैठ जाते हैं। वो अपने फाइल्स को ठीक करने लगे। अभी अभी सत्यम ने अपने पापा का बिजनेस ज्वाइन किया था। प्रीति ने सत्यम की ओर देखा और फिर मुस्कुरा दी। वह कभी किसी को बताती नहीं थी, लेकिन कई बार सत्यम को देखने के लिए इस घर में आया करती थी। कार्तिक तो उसे कॉलेज में भी मिल जाया करता था, पर सत्यम की एक झलक के लिए वह अपनी गैलरी में घंटे खड़े रहती थी, क्योंकि सत्यम गैलरी में वर्कआउट किया करता था और वह चुपचाप पर्दे से पीछे से सत्यम को देखा करती थी। प्रीति किचन से चाय लाकर टेबल पर रखते हुए बोली, मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए थी। कहते हुए प्रीति सत्यम से सटकर बैठ गई। अपने फाइल्स साइड में रखते हुए चाय का कप हाथ में लेकर प्रीति को देखते हुए सत्यम थोड़ा सा पीछे हुआ और उन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप रखते हुए बोला, क्या हुआ, सब ठीक है? हाँ, सब तो ठीक है। कार्तिक ने फिर से तुमसे झगड़ा किया? नहीं। प्रीति ने जोर से नहीं में सर हिलाई। कॉलेज में कोई तुम्हें छेड़ता है? प्रीति फिर से नामे गर्दन हिला देती हैं। एग्जाम में मार्क्स कम आया। यह सुनते ही प्रीति ने हाँ में अपनी गर्दन 3-4 बार हिला दी। तो पढ़ाई क्यों नहीं करती? सत्यम ने उसकी हिलाती हुई गर्दन को एक हाथ से रोकते हुए कहा, करती हूँ, इको समझ नहीं आता। अच्छा यह बात है, तो मेरी क्या हेल्प चाहिए? आप पढ़ाएंगे? आपको जब भी टाइम होगा। प्रीति, मैं अपने पापा को ऑफिस ज्वाइन कर रहा हूँ, जैसे कि तुम देख ही रही हो। अभी जा रहा हूँ, 6 बजे जाते हैं। मुझे आते आते मैं कब पढ़ाऊँगा तुम्हें? 7 बज जाते हैं। आप कार्तिक को पढ़ाते हैं, 7 के बाद तुम्हारे घर में किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी? आपके घर में होगी क्या? अपना जवाब देने के बजाय प्रीति ने ही सत्यम से सवाल पूछ लिया। नहीं, मेरे घर में क्यों किसी को प्रॉब्लम होगी? मैं कार्तिक को पढ़ाता ही हूँ, तो तुम भी रहा करो साथ में। तो फिर मेरे घर में क्यों किसी को प्रॉब्लम होगी? मैं कोई पार्टी करने थोड़ी ना जाऊँगी, पढ़ने के लिए आऊँगी। और मेरी और
आपके घर में दूरियां ही कितनी हैं। सत्यम ने अपनी चाय की तरफ देखा जो कि अब पूरी तरह से ठंडी हो चुकी थी। उसने 1 मिनट में पूरे चाय को ख़त्म किया, कप को टेबल पर रखा और अपने फाइल्स को समेटते हुए बोला, शाम 7:30 बजे मेरे कमरे में कार्तिक आता है, तुम भी आ जाना। प्रीति खुशी से उछल पड़ी। उसने सत्यम को तब तक देखा जब तक सत्यम अपनी गाड़ी में बैठकर चला न गया। तब तक कार्तिक भी अपने कमरे से तैयार होकर आ चुका था। आज शाम को पहली बार प्रीति ने कार्तिक के घर आने से पहले अपने आप को आईने में न जाने कितनी बार निहारा। कभी लिपस्टिक लगाती, फिर उसे पोंछती, फिर लगाती। ना जाने प्रीति ने कितनी बार लिपस्टिक लगाई और पोंछी होंगी। उसकी छोटी बहन उसको ऐसा करते देख कहती है, तू पागल तो नहीं हो गई? यह 6ठी बार है जब तुझे लिपस्टिक को लगाकर फिर से पोंछ रही है। उसने अपनी बहन की तरफ देखा और फिर कुछ गुस्से में आईने में अपने आप को देखती हैं। लिपस्टिक की हल्की सी शेड अपने होठों पर लगा। उसने अपने आँखों में काजल लगाया और अपने आप को ध्यान से देखा। प्रीति आज और दिन से थोड़ी सी अलग लग रही थी। जल्दी से रहने वाली प्रीति आज लड़की लग रही थी। 7:30 बजे का टाइम सत्यम ने दिया था और प्रीति 7 बजे ही घर पहुंच गई थी। दादाजी ने देखते हुए कहा, क्या बात है आज प्रीति बिटिया, बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू दादाजी, मुझे कुछ प्रॉब्लम थी तो आज सत्यम जी हम दोनों को इकोनॉमिक पढ़ाने वाले थे। दोनों अपने अपने कमरे में ही होंगे, जाओ देख लो, कहकर दादाजी अपने अखबार में लग गए। कार्तिक की माँ ने मुस्कुराकर प्रीति की ओर देखा और फिर दादी माँ की तरफ देखकर मुस्कुरा दी। प्रीति कार्तिक के कमरे की ओर जाने के बजाय सत्यम के कमरे की ओर बढ़ गई। आज पहली बार वह सत्यम के कमरे में आई थी। कुछ ऐसा खास नहीं था कमरे में, बिल्कुल वैसा ही था जैसा सबका कमरा होता है। एक बेड, साइड में रखा हुआ टेबल, एक साइड में ड्रेसिंग टेबल, उसे लगा हुआ कपड़ों की अलमारी, छोटे मोटे शोपीस। और तभी वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और सत्यम टॉवल से अपने बालों को पोंछते हुए बाहर आया। प्रीति सत्यम को देखते ही हड़बड़ा गई। उसने इस वक्त वाइट कलर का लोअर पहन रखा था। अपने गीले बालों को टॉवल से सुखाते हुए और प्रीति की ओर आया। प्रीति झट से पीछे की ओर पलट गई। सॉरी, मुझे लगा था कार्तिक होगा। सत्यम घड़ी की ओर देखा, अभी 7:10 हुए हैं। वह अपने बालों को पोंछने के बाद अपने टॉवल को गले में लपेटते हुए बोला, मैं 7:30 बजे आने को कहा था। प्रीति के गर्दन अब झुक गए तो वह सत्यम से मिलने के लिए इतनी एक्साइटेड थी कि आधा घंटा पहले आकर बैठ गई थी। क्या हुआ, दूसरी तरफ क्यों घूमी हुई हो? सत्यम ने कहा तो प्रीति लड़खड़ाती आवाज़ में बोली, आप वो कपड़े। सत्यम साइड से चलते हुए प्रीति के सामने आकर खड़ा हो गया और मुस्कुराकर अपने हाथों को आगे की तरफ बांधकर उसकी तरफ देखने लगा। प्रीति सत्यम को ना देख जमीन को घूर रही थी। मुझे ऐसे देख शर्म आती है, सत्यम बोला। प्रीति ने एक पल के लिए अपनी पलकों को उठाया, सत्यम को देखा और फिर अपनी पलकें झुका ली। सत्यम मुस्कुराया और बोला, जब पर्दे के पीछे से मुझे एक्सरसाइज करते हुए देखती हो तब शर्म नहीं आती? उस वक्त भी मैं लोअर में ही होता हूँ। प्रीति सत्यम की आवाज़ सुनते ही सन्न रह गई थी। वह आज तक समझ रही थी कि सत्यम को पता नहीं है कि वह उसे छुप छुप कर देखती हैं, पर यहाँ सत्यम सब जानता था। प्रीति ने अपनी नज़र उठाकर सत्यम को देखकर लड़खड़ाई आवाज़ में बोली, आपको कैसे मालूम हुआ? एक दिन अगर घूरती तो न पता चलता, 2 दिन होता तो भी नहीं पता चलता, लेकिन जब कोई लड़की 365 दिन मुझे घूर रहे हो तो मुझे तो पता चल ही जाएगा ना, कहकर सत्यम मुस्कुराया। शर्म से प्रीति के गाल लाल हो चुके थे। उसने अपने सर पूरी तरह से झुका ली। शर्म से उसका मन कर रहा था कि कहीं जाकर छुप जाए। और कार्तिक की आवाज़ आई, तुझे पढ़ने का इतना शौक है, आधा घंटा पहले आकर बैठ गई। प्रीति झट से कार्तिक की तरफ घूम गई। उसका सत्यम को फेस करना मुश्किल था। तू यह क्या करके आई है? कार्तिक ने प्रीति को देखते हुए कहा। प्रीति भी हैरानी से कार्तिक को देखने लगी। सत्यम मुस्कुराकर कभी कार्तिक को तो कभी प्रीति को देख रहा था। कार्तिक आगे बढ़कर प्रीति को देखने के बाद बोला, यह लिपस्टिक, यह काजल और ये तेरे गाल इतने लाल क्यों हैं? प्रीति के हाथ से उसकी इकोनॉमिक की बुक छूटकर ज़मीन पर गिरी और उसने अपने हाथों से अपने चेहरे को ढक लिया। उसने कसकर अपनी आंखें बंद करके यही सोचती रही कि क्यों इकोनॉमी पढ़ने के लिए सत्यम जी के पास आई। आज उसने काजल ना लगाया होता, काश उसने लिपस्टिक ना पोती होती,
लेकिन 1 मिनट मैंने अपने गालों पर कुछ नहीं लगाया। यह कहकर उसने झट से चेहरे से हाथ हटाया और सत्यम की ड्रेसिंग टेबल की ओर बढ़ गई। सत्यम वहाँ बेड पर रखी हुई अपनी टी शर्ट को उठाकर पहनने लगा। प्रीति अपने गाल को ध्यान से आईने में देखकर बोली, मैंने गालों पर कुछ नहीं लगाया। तो मेकअप की दुकान बनकर क्यों आई हैं? कार्तिक बोलकर उसके इकोनॉमिक की बुक को जो ज़मीन पर पड़ी हुई थी उठाकर बेड पर रखते हुए हाथों से इशारा करके उसे भी बैठने के लिए कहता है। अपने शर्म और झिझक को छोड़कर प्रीति भी कार्तिक के बगल में आकर बैठ जाती है। यह शुरुआत थी प्रीति और सत्यम के बीच की बातचीत की। प्रीति रोज सत्यम से पढ़ने के लिए आने लगी। इसी बहाने उसे सत्यम से मिलने का मौका मिलता था, बातें करने का भी मौका मिलता था। सत्यम वह मैच्योर था, अपने उम्र के हिसाब से वह समझदार भी था। प्रीति उसकी ओर आकर्षित है, यह बात वह भी जानता था, पर यह प्यार है कि नहीं इस बात का अंदाज़ा सत्यम को नहीं था। अक्सर लड़कों के इस उम्र में किसी के प्रति आकर्षण होना आम बात होती है और सत्यम भी अपने आप को प्रीति का एक आकर्षण ही समझ रहा था। यह सिलसिला 2 सालों तक चलता रहा। प्रीति और सत्यम एक दूसरे के साथ काफ़ी कंफर्टेबल हो गए थे। दोनों में अच्छी खासी बातें हो जाया करती थी और प्रीति का इकोनॉमिक्स भी पहले से काफ़ी बेहतर हो गया था। प्रीति की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी। कार्तिक MBA की तरफ चला गया। प्रीति MCOM कंप्लीट कर रही थी, जबकि सत्यम अभी प्रीति के कई सारे डाउट्स क्लियर कर दिया करते थे। अब प्रीति अकेले ही सत्यम से पढ़ा करती थी, क्योंकि कार्तिक कब अपनी MBA और अपने पापा के बिजनेस में बिजी हो गया था। सत्यम प्रीति के बुक को बंद करते हुए बोला, 8 बज गया है, अब अपने अपने घर जाओ। प्रीति उठकर जब सत्यम के कमरे से बाहर आई, सत्यम की माँ ने कहा, प्रीति कल शायद तुम्हें सत्यम ना पढ़ा पाए, हम घर पर नहीं है बेटा। क्यों आंटी, सब कहीं जा रहे हो? प्रीति बोली और सत्यम की माँ के पास जाकर खड़ी हो गई। सीता देवी बोली, हाँ सत्यम के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है, लड़की बहुत अच्छी है, उसी को देखने जाना है। प्रीति के चेहरे पर इस वक्त मुस्कुराहट थी। सत्यम की शादी की बात सुनते ही मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी। सत्यम की शादी अभी क्यों? मेरा मतलब प्रीति के मुंह से निकला। सीता देवी हैरानी से प्रीति को देखते हुए बोली, क्यों, क्या हुआ बेटा? अब शादी के लायक हो गया है तो उसकी शादी तो करनी होगी ना। प्रीति ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाया और कार्तिक के कमरे की ओर देखा। अपने लटके हुए चेहरे के साथ प्रीति अपने घर आ गई। ना उसने घर में आज खाना अच्छा लग रहा था, ना किसी का चेहरा देखना। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हुआ है। आज सत्यम के लिए लड़की देखा है, कल उनकी शादी कर देंगे, मेरा क्या होगा? मुझे कौन मिलेगा? मुझे तो सिर्फ सत्यम चाहिए। अपने बेड पर बैठे रोने लगी। वह कैसे किसी को समझाती, उसे समझ नहीं आ रहा था। वह उठकर खड़ी हुई और बोली, दुनिया में किसी और को पता हो ना हो, पर सत्यम जी को पता होना चाहिए कि मैं उन्हें कितना चाहती हूँ। मैं उन्हें किसी और से शादी नहीं करने दे सकती। प्रीति घड़ी की तरफ देखा, रात के 12 बज रहे थे। अब तक उसके और सत्यम दोनों के घर में लोग सोने के लिए जा चुके थे। अभी बता भी नहीं सकती थी और कल बहुत लेट हो जाता, क्योंकि कल तो लोग लड़की को देखकर आ चुके होते और अगर लड़की पसंद आती तो शायद शादी तय भी कर देते। प्रीति झट से अपने घर से बाहर निकली, क्योंकि दोनों का घर आसपास ही था। वह सत्यम के घर के बाहर खड़ी होकर सत्यम को फ़ोन नंबर डायल कर दिया। हेलो। सत्यम की आवाज़ नींद में नहीं थी। प्रीति को समझते देर नहीं लगी कि शायद वह ऑफिस का कोई काम कर रहा होगा। मैं प्रीति, कुछ काम था आपसे। प्रीति, वक्त देखा है तुमने, अभी सो जाओ। नहीं, मुझे आपसे बात करनी है, अभी के अभी घर से बाहर आइए। तुम कहाँ हो प्रीति? सत्यम ने तेज आवाज़ में कहा। आपके घर के बाहर खड़ी हूँ। पागल लड़की, वक्त देखा है, इतनी रात को कौन अकेले निकलता है? आप जल्दी बाहर आइए, प्रीति रोते हुए बोली। सत्यम अपने मोबाइल में बेड पर फेंक कमरे से बाहर निकला। वो जब बाहर आया, प्रीति एक पेड़ के नीचे खड़ी रोते हुए आंसुओं को पोंछते हुए खड़ी थी। सत्यम को देखते ही उसका रोना और बढ़ गया। क्या हुआ? सत्यम बहुत ही प्यार से पूछा। वह सत्यम का हाथ पकड़ के उसे पेड़ के पीछे ले जाकर खड़ी हो गई। आप कल लड़की देखने जा रहे हो? हाँ, सत्यम बोला। क्यों? प्रीति जोर से रोते हुए बोली। क्या बोल रही हो? लड़की देखने क्यों जाते हैं? शादी के लिए ना।
तो फिर आप नहीं जा सकते। क्यों? सत्यम ने अपनी आंखें छोटी करके सवाल किया। प्रीति झट से पीछे पलटकर बोली, मुझे नहीं पता, पर आप नहीं जाओगे, ओके? सबसे पहले तो तुम रोना बंद करो और बताओ क्या हुआ। प्रीति पलटकर उसके गले लगते हुए बोली, मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे शादी करना चाहता हूँ। आप प्लीज मना कर दो उस लड़की को। प्रीति की बात सुनकर सत्यम के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। वह बोलकर आज पहली बार इजहार कर रही थी, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका रवैया, उसका सत्यम को देखने का अंदाज़ा, यह सब सत्यम को काफ़ी पहले इस बात का एहसास करा चुका था कि प्रीति उससे प्यार करती है। सत्यम जिसे अट्रैक्शन समझता था वह प्यार है, इस बात का एहसास भी सत्यम को हो चुका था। सत्यम ने प्रीति को उतने ही प्यार से थामा जितने प्यार से उसने सत्यम को थाम रखा था। तो इतना वक्त लिया तुमने यह बताने में, लेकिन अब क्या फ़ायदा? अब तो मेरी शादी किसी और से फिक्स हो चुकी है। आप किसी और से शादी नहीं करोगे। मैं सच कहती हूँ, मैं कुछ कर दूँगी। प्रीति सत्यम के गले लगे हुए ही बोली। सत्यम प्रीति से थोड़ा सा अलग हुआ, उसके चेहरे को प्यार से अपने हाथों में पकड़ते हुए बोला, क्या करोगी तुम? प्रीति ने सत्यम की हथेली पर अपने हाथ को रखते हुए बोली, मैं सबसे कह दूँगी कि मैं आपसे प्यार करती हूँ और शादी आपसे ज़बरदस्ती करवाई जा रही है। और उससे क्या होगा? सत्यम ने सवाल पूछा। सबको पता चल जाएगा ना कि आप मुझे चाहते हो, आपकी शादी कैंसिल हो जाएगी। प्रीति ने इतने भोलेपन से कहा था कि सत्यम मुस्कुराए बगैर न रह पाया। कल जिस लड़की को देखने जा रहा हूँ वह बहुत अच्छी है। सच कहूँ मुझे बहुत पसंद है। आई एम सॉरी प्रीति, पर मेरी दुल्हन तो वही बनेगी। कहकर सत्यम ने प्रीति को छोड़ दिया और आगे बढ़ने लगा। वो अपने घर की ओर बढ़ने लगा। प्रीति पीछे से चिल्लाते हुए बोली, अगर कल शादी तय करके आए तो आप याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर प्रीति बहुत अच्छी है पर उसे सत्यम नहीं मिला तो प्रीति बहुत बुरी भी बन जाएगी। कहकर उसने ज़मीन पर पड़ा हुआ एक पत्थर का टुकड़ा उठाया और सत्यम की ओर फेंका। सत्यम पत्थर के साइड हट जाता है और वह पत्थर कपूर हाउस के गेट पर पड़े लाइट में जाकर लगती है। लाइट टूटकर ज़मीन पर बिखर गया। प्रीति झट से छूटने की कोशिश करती है। सत्यम वापस लौटकर प्रीति के पास आया और उसने प्रीति को देखा। रोकर आंसुओं से उसका चेहरा काला हो गया था, आंखें और नाक गुलाबी थे। सत्यम बोला, पागल हो गई हो? अभी मुझे लग जाता ना। प्रीति झट से सत्यम को हाथ को पकड़ते हुए बोली, तो कह दीजिए ना कल आप नहीं जाएंगे उस लड़की को देखने। ये पॉसिबल नहीं है प्रीति, समझने की कोशिश करो। सत्यम पलटते हुए बोला, क्यों? अभी तो आपने उसे देखा भी नहीं, अभी आपको कैसे पसंद आ गई? प्रीति उसके हाथ को छोड़ने को तैयार नहीं थी। देखा था मैंने उसे, बहुत प्यारी है, तुम देखोगी ना तो तुम्हें भी पसंद आ जाएगी। सत्यम ने हाथ खींचते हुए कहा, वो चुड़ैल मुझे पसंद आएगी जो मेरा प्यार मुझसे छीनने की कोशिश कर रही है? मुझे कभी गौर से देखा है आपने? मैं भी तो सुंदर हूँ, प्यारी हूँ ना। आपके लिए रोज़ मेकअप करने को तैयार हूँ, प्लीज़ मना कर दीजिए उसको। प्रीति की आवाज़ में कितनी रिक्वेस्ट थी, इस बात को सत्यम भली भांति महसूस कर रहा था। सत्यम ने अपना हाथ खींचा और जाने लगा। ठीक है जाइए, कल शाम को देखना। आप अगर पूरे कॉलोनी के सामने आपको खड़ा ना किया तो मैं भी प्रीति नहीं। अब तक रिक्वेस्ट करने वाली प्रीति अब धमकी देने पर उतारू हो चुकी थी। क्या करोगी तुम? सत्यम सीरियस होकर बोला, क्योंकि प्रीति भी बहुत गंभीर और गुस्से में थी। मैं सबको कह दूंगी कि मैं क्या प्रीति? सत्यम 2 कदम आगे आकर बोला, मैं प्रेग्नेंट हूँ और बेबी के पापा आप हो। कमेंट करके बताइएगा कैसी लग रही है आपके प्रीति, थोड़ी सी शरारती वाली, थोड़ी सी समझदार। और क्या सच में सत्यम की शादी तय हो जाएगी उस लड़की के साथ जिसे कल देखने जाने वाला है? क्या लगता है आपको? यहाँ तक कहानी अच्छी लगी तो ढेर सारा प्यार दीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। और प्रीति और सत्यम की जोड़ी के लिए एक रेड हार्ट तो बनता है।